नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। लोकसभा की आचार समिति ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। गुरुवार को संसद के एनेक्सी भवन में हुई बैठक को 4 के मुकाबले 6 के बहुमत से स्वीकार किया गया है। आचार समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि अब रिपोर्ट की सिफारिशों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शुक्रवार को भेजा जाएगा। लोकसभा की आचार समिति ने जो रिपोर्ट स्वीकार की है उसमें लोकसभा से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही करप्शन के आरोपों पर भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। महुआ मोइत्रा मामले में समिति ने रिपोर्ट को 6-4 के बहुमत से स्वीकार किया है। विपक्ष के 4 सांसदों ने असहमति नोट दिया है, जबकि कांग्रेस सांसद प्रणीति कौर ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष आगामी संसद सत्र में इसे सदन के पटल पर रखेंगे। लोकसभा सिफारिशों पर फैसला लेगी। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी जनसभा कर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। चुनावी रैली में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने सतना में जनता से कहा कि आपका वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और भ्रष्टाचारी कांग्रेस को मध्य प्रदेश से 100 कोस दूर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, लूट भ्रष्टाचार। ऐसे में जब जनता ने साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार को चुना, तब देश में विकास की बयार चली। यही वजह है कि देश के 4 करोड़ गरीबों को घर मिला। पीएम मोदी ने युवाओं से सोच समझकर अपना मतदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका एक वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है, जो कि एक साथ 3 काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा फूट गया है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी प्रधानमंत्री ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लाई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी वादों को मीठा जहर भी करार दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का शासन गुलामी की मानसिकता से भरा हुआ था। देश की विरासत पर उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल लटकाने, अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने, 3 तलाक को हटाए जाने का विरोध करने के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी काम को लटकाने में माहिर है और उसके लिए देश नहीं बल्कि स्वार्थ ही प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में ही खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थीं तो दिल्ली में विदेश के नेता आते थे, तो दिल्ली में ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। गरीबों का मजाक उड़ाना उनका काम हो गया था। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे रिवर्स गियर में चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाती है, वैसे ही कांग्रेस भी रिवर्स गियर की एक्सपर्ट है। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट है। नीमच में चुनावी सभा की उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाजपा विकास कार्यों को तेजी से जारी रखेगी, जबकि कांग्रेस सभी काम ठप कर देगी। उन्होंने नीमच में कहा कि कांग्रेस ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। प्रियंका गांधी ने आज सतना के चित्रकूट में पहली रैली की और कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश के लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के कामकाज का उदाहरण भी दिया। निर्मला सीतारमण ने नीतीश कुमार के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह दुखद है कि विपक्ष के एक भी नेता ने बयान की निंदा नहीं की, सिर्फ लीपापोती की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर मालवा के सुसनेर में चुनावी रैली की। शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के भगवान राम को 13 वर्ष वनवास वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 वर्ष का हुआ था।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो धन है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपये का हो तो ओबीसी अफसर 5 रुपये का निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी ने जनसभा में फसल बीमा योजना को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि क्या उन्हें फसल बीमा योजना का पैसा मिला, तो जवाब नहीं में मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रोड शो किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खुजनेर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा चुनाव विकास आधारित है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया और यहां कांग्रेस की सरकार ऐप का नाम महादेव रखकर सट्टा लगा रही है। अमित शाह ने जनसभा में कहा कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको राज्य सरकार अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर विधानसभा के डबरा गांव में जनसभा कर रहे थे। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण को कई सालों से लटका रही थी, लेकिन मोदी सरकार के आते ही ये काम तुरंत पूरा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के कोरिया और कोरबा में जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरायपाली में हुई रैली में बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के समय उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जनता ही इसका जवाब देगी। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया और बाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट केसीआर और बीआरएस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने वाले युवा सड़कों पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगामी चुनावों के लिए गजवेल विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम रंगारेड्डी में बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस गारंटी संवाद के तहत नीमक थाना और बामनवास में घोषित गारंटियों का प्रचार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पाद खरीदे। जेपी नड्डा ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल को समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से सीमा पर बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर कहा, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की घटनाएं हमारे द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने कतर में हाल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की मौत की सजा के मामले को बेहद संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा, भारत कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। कतर में पूर्व नौसैनिकों पर लिया गया फैसला गोपनीय स्तर का है और इसे केवल लीगल टीम के साथ साझा किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उनका स्वागत किया। ऑस्टिन भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिल गए हैं। नियुक्ति की कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। एजेंसी ने उन्हें एसएससी मामले के सिलसिले में आज तलब किया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कैथोहलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर किया। गोवा में आगामी 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से पणजी में उनके आवास पर मुलाकात की। भारत से तीसरी उड़ान 12 टन और राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आपत्तिजनक बयान में फंस गए। इस बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया।
जनसंख्या पर नीतीश के विवादित बयान के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस बीच मशहूर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलवेन ने नीतीश के बयान को असभ्य बताते हुए कहा है कि समय आ गया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला सम्मान की बहस 20 सदन में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल पास किया गया। भाजपा ने भी इस बिल को अपना समर्थन दिया। बिल में 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है चिंताजनक। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज की गई। आनंद विहार में AQI 432, आर के पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में AQI 441 दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मौके पर रहने को कहा गया है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी खेतों का दौरा कर रहे हैं और पराली जलने से रोकने के लिए अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया गया। मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। पिछले कुछ दिनों में खराब और मध्यम रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में मौजूदा प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदूषण को कम करने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इस संबंध में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अपनी कैबिनेट सहयोगियों के साथ राम कथा संग्रहालय में कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने अयोध्या में विकास की कई परियोजनाएं, खास तौर पर धार्मिक पर्यटन के विकास के लिहाज से लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर ये प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के रामलला मंदिर में पूजा की। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर देश का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। तमिलनाडु के मदुरई में अयानप्पाक्कुड़ी नहर में जमा जहरीला झाग सड़क पर दिखाई दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में सड़कों और घरों में जलभराव देखने को मिल रहा है। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने योजना बनाई है कि वो 2026 में पूरे देश में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी। देश में सौर मॉड्यूल की स्थापित विनिर्माण क्षमता 60,000 मेगावाट पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2020-2021 में पॉलीसिलिकॉन मॉड्यूल बनाने की क्षमता 10,000 मेगावाट से कम थी। भारत ने इस क्षमता को बढ़ाकर वर्तमान में 60,000 मेगावाट कर दिया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने 1000 से अधिक प्रवर्तकों पर उनकी परियोजनाओं के लिए जुर्माना लगाया है। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले रुझानों के बीच घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 143 अंक की गिरावट के साथ 64,832 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 42 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 19,401 अंक पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी मुद्रा के नरम रुख के बीच रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की बढ़त के साथ 83.25 पर पहुंच गया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने ही युद्ध अपराध किया है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा किया गया अत्याचार जघन्य था, जबकि इजराइल द्वारा फलस्तीनी नागरिकों को सामूहिक सजा देना भी एक युद्ध अपराध है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल के आतंक विरोधी छापे के दौरान जेनिन शहर में 7 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य फलस्तीनी घायल हो गए। इन सब के बीच इजराइल हमास संघर्ष में अब तक कुल मरने वालों की संख्या लगभग 12,000 पहुंच गई है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में 10,500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 4,300 से अधिक बच्चे शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि गाजा में बहुत जल्द मानवीय विराम होना चाहिए और देशों को युद्ध विराम के लिए भी काम करना चाहिए। इजराइल की संसद ने नेसेट में मेहमानों के लिए आरक्षित खाली पड़ी सीटों पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए करीब 240 लोगों की तस्वीरें प्रदर्शित की और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मजबूत सहयोगी माने जाने वाले निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की विनाशकारी नीतियों के कारण परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ता जा रहा है। सूरीनाम के विदेश मंत्री एल्बर्ट रामदीन ने कहा है कि वो दिसंबर मध्य तक चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें ब्याज भुगतान में भारी बढ़ोतरी से छुटकारा प्राप्त हो सके। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूदगी में समापन समारोह हुआ। इस बार महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला, जिसने शुरुआत से ही पदक तालिका में खुद को शीर्ष स्थान पर कायम रखा। समापन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ दल की ट्रॉफी दी गई। राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज को मिला। उन्हें राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी दी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार 2 खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से हासिल किया। जिम्नास्ट प्रणति नायक और संयुक्ता काले ने यह पुरस्कार जीता। आईसीसी विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आसानी से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 171 रन पर ऑल आउट हुई। न्यूजीलैंड ने 172 रन के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर 24वें ओवर में हासिल कर दिया। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान विश्व कप के इतिहास में 50 विकेट पूरा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले तेज गेंदबाज वो बन गए हैं। वो विश्व कप में 50 विकेट लेने वाले विश्व के 6ठे गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को 5 विश्व कप खिताब दिलाने कप्तान मेग लैनिंग ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से इसके बाद संन्यास ले लिया है। वो 241 मैचों में 8,352 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर देश की शीर्ष महिला क्रिकेटर हैं। बैंकॉक में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक रहे। भारत ने कंपाउंड महिला टीम इवेंट और कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं कंपाउंड व्यक्तिगत में परनीत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। जीत के साथ रियल मैड्रिड ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए ग्रुप सी में 3 मैचों में चौथी जीत हासिल की। ये लगातार 26वां सीजन है जब रियल मैड्रिड की टीम प्रतियोगिता के नॉकआउट राउंड में पहुंचने में कामयाब हुई है। आर्सेनल ने चैंपियंस लीग में सेविया की टीम को हराने में कामयाबी हासिल की। आर्सेनल ने सेविया को 2-0 से हराया। आर्सेनल की ओर से ट्रोसॉर्ड और साका ने 1-1 गोल किए। हालांकि एक अन्य इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैन यू को एफसी कोपेनहेगन के हाथों 4-3 से शिकस्त मिली। जोया अख्तर निर्देशित और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली कॉमेडी फिल्म द आर्चीज का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये फिल्म 7 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता प्रभास स्टारर फिल्म सालार का ट्रेलर 1 दिसंबर को सामने आएगा, जबकि फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म कड़क सिंह जल्द ही G5 पर स्ट्रीम होगी। G5 द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध राय चौधरी ने किया है।
विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12वीं फेल की कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म ने अब तक 25 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई कर ली है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है। फिल्म ने सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख की टोटल कमाई की है, जबकि फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपए था। वेटरन प्रोड्यूसर और अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने सुपरस्टार यश की आलोचना करते हुए कहा कि केजीएफ की रिलीज के पहले यश को कोई नहीं जानता था। फिल्म उनकी वजह से नहीं बल्कि मेकिंग के कारण हिट हुई।